दुनिया में हम जो सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। होता वो है जो हमारे यहाँ लिखा होता है, Destiny. और वो तभी होता है जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करें तो करते करते हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है। मैं 30 दिन से 30 दिन बाहर रहता था। मैं सिर्फ नाइट में सोने के लिए घर पर आता था और मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती थी। इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था, रोज एक प्लान रहता था भागने का। और मेरी जर्नी कब चालू हुई, कब यहाँ तक पहुँच गई मुझे पता नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पहली बार कार लेना चाहता था। 6499 मेरी पहली मारुति 800 कार थी। और मैं गया था लोन लेने के लिए कि भाई आप मुझे इस पे लोन दे दो बैंक पे। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करते क्या हो। मैंने कहा ऐसे डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूँ। आरसी हमारी कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट की किट बनाती है। तो क्या अच्छा, वो किट वाली कंपनी हम जानते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल में करते क्या। तो मैं उनको समझा ही नहीं पाया लास्ट तक मैं करता क्या। आज कोई भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है, वो कितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनके कितने कॉर्पोरेट के कितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे, लेकिन वो सारी कंपनी टिकी किस पर है? अल्टीमेट तो सेल के ऊपर ही टिकी हुई है। तो सेल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेल है तो जीवन है, क्योंकि सेल से ही तो रूटीन बन रहा है। अगर सेल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया। यहाँ पर हमें परमानेंट सेल करना है और सेल करने वाला बनाना है। तो दो काम अलग अलग हो गए। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, फ्रेंडशिप नहीं होगी, तब तक आपका लंबा काम। मैं गंगा नदी में गया इलाहाबाद के अंदर, और मैंने ऐसा माना कि मैं डुबकी लगाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसी कोई दुनिया में अभी तक मशीन बनी है कि जो पता लगाए कि पाप धुले कि नहीं धुले। लेकिन फिर भी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो डिवोटी है, भक्ति में शक्ति है। मेरा ऐसा मानना है कि पाप धुल जाते हैं तो धुल जाते हैं बस। तो ये एंड लेवल है जब प्रश्न खत्म होते हैं। जब किसी भी सिस्टम के प्रति आपके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, आप उसमें दीवाने हो जाते हैं, भक्ति में लीन होते हैं, तो फिर आपको आपके जैसे आदमी मिलते हैं। रवि सर जो हैं उनका काफ़ी सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुआ, तो क्या रीज़न आपको लगता है सर कि कुछ दिखाने में कमी है या ओवर हम बोल देते हैं? तो आपको शॉर्ट में ऐसी बात बोलनी पड़ेगी जो सामने वाले को बिल्कुल जहन में उतर जाए। अब ये एक दिन में होगा नहीं, ये प्रैक्टिस से ही होगा। अब लोग बाग वो भाषण नहीं सुनेंगे आपके जो 6-6 घंटे तक, 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे तक। स्ट्रगल का एक ऐसा समय आया जब मैं 90 लाख रुपए पर मंथ के टर्नओवर पर चल रहा था। अचानक एक ऐसा फेज आया कि मेरा अगले 6 महीने में जो है व्यापार करते करते 92,000 गया। 90 लाख से 90,000, यानी 1% पर। उस समय सब मुझे छोड़कर जा चुके थे, कोई भी नहीं था मेरे साथ। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं दुनिया के हिसाब से वापस दूसरा काम चालू करूं, नौकरी चालू करूं, व्यापार चालू करूं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग को आगे करूं। स्टार्टिंग में सर आपने एक बात बोली थी कि आप चाहते थे अपना खुद का बिजनेस करना, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, डिस्ट्रीब्यूटर थे, 26 साल हो गए डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, तो कभी सोचा नहीं कि कंपनी खोल लेता हूँ? अगर हम एक चीज सिंपल सी रख दें सब कंपनियों के सामने, या गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि आप कोई भी प्रोडक्ट पर 25% से ज्यादा नहीं बांट सकते। अगर आपने ऐसा रूल बना दिया तो आप 25% से ज्यादा सेल एंड प्रमोशन पर खर्च ही नहीं कर सकते। और इसको बैलेंस शीट से छुपाने का कोई तरीका ही नहीं। अगर बैलेंस शीट बनेगी, अगर उन्होंने लिख दिया टूर एंड पैकेज, वो सेल्स एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज में आ गया, वो लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। और अगर 25% अगर आपने कर दिया, 30% आपने कर दिया, तो फिर ये फर्जी कंपनी आना बंद हो जाएगी, फर्जी प्रोडक्ट आना बंद हो जाएंगे, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट और उल्टे पुल्टे रेट आना बंद हो जाएंगे। सर अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के प्रेसिडेंट आए भारत में, उन्होंने एक बात बोली कि जहाँ भी आप देखें, जितनी भी बड़ी कंपनी है अक्रॉस वर्ल्ड में सारी जगह, वहाँ जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी, उनके टॉप पोजीशन पर इंडियन ही हैं। चाहे आप कोई भी सीईओ देख लीजिए, तो इंडिया इज लीडिंग। उन्होंने एक शब्द बोला, India does not just participate to global innovation, India leads it. एक सेंटेंस बोला, इंडिया इज लीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया क्यों नहीं लीड कर रही है सर? क्या आप कारण समझते हैं? दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया के सबसे पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग पॉडकास्ट में, नेटवर्किंग के दीवाने में, जहां हम बात करते हैं रियल स्ट्रगल्स की, रियल सक्सेस स्टोरीज की और लीडरशिप की। दोस्तों मैं हूं यामिनी और आपका स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग नाउ में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवशाली विजनरी लीडर जुड़ने वाले हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में तो बदलाव करे ही, साथ ही हजारों लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज
लेकर आए हैं ये। आज हम जानेंगे क्यों 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के क्या राज हैं। तो क्या आप तैयार हैं बहुत कुछ सीखने के लिए? दोस्तों, इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज डायरेक्ट सेलिंग में क्या था। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं मिस्टर मुकेश कोठारी जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में आप। बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बुलाया। और ये सौभाग्य का विषय है मेरे लिए कि आप जैसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में इतने ज़्यादा यूँ कहें कि एग्रेसिव होकर एक पॉजिटिविटी फैला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाया उसके लिए। सर, सारा मोटिवेशन आप जैसे लोगों से आता है जिन्हें 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और लगातार आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। मोटिवेशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं तो मैं आपसे मोटिवेट हो रहा हूँ, तो सब एक दूसरे से मोटिवेट होते रहे, यही होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि सक्सेसफुल इंसान की ये एक खूबी है कि वो ग्रैटिट्यूड की भावना रहती है। वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट जल्दी से लेते नहीं है, बहुत ही हम्बल रहते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं एज ए सेल्समैन के रूप में, मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में भीलवाड़ा की एक कंपनी थी जो शूटिंग बनाती थी, उसके अंदर मैं काम करता था। हम्म। और जीवन में सपना यह था कि पूरी इंडिया को मैं घूमूं, इसलिए मार्केटिंग का प्रोफेशन, सेल्स का प्रोफेशन मैंने अपनाया। 750 रुपये से मेरी सैलरी चालू हुई थी। बीकॉम करने के बाद मैंने वो काम चालू किया था और चाहता था कि एक अच्छे लेवल पर जाकर खुद का अपना कपड़ा बनाऊं, इस तरह से सोचती थी। लेकिन दुनिया में हम जो सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। होता वो है जो हमारे यहाँ लिखा होता है, Destiny। और वो तभी होता है जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करें तो करते करते हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग का काम मेरे हाथ में इसलिए आया कि मेरी कंपनी में मेरे बॉस किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए और वो पहली बार मुझे इनवाइट किया उन्होंने। तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है, और एक न्यूट्रल भावना के साथ मैं वहाँ गया और पहली बार लगा कि यही एक ऐसा व्यापार है जो मेरे लिए बना है। क्योंकि मेरे लिए पास पैसा नहीं था, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, और मेरे पास बहुत सारी जगह भी नहीं थी कि मैं व्यापार कर पाऊँ। ये तीनों कंडीशन मेरे लिए एकदम सूटेबल थी और मैं एकदम अट्रैक्ट हुआ और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को पहले दिन से एज ए करियर चालू किया। पर फैमिली ने क्या क्या रिएक्शन दिया जब आपने बताया कि मैं कर रहा हूँ? बेसिकली जब मैं सेल्स में था तो सैलरी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी उस समय तक। 97 में मेरी जो सैलरी थी वो 13,000 बेसिक, 13,000 बेसिक हुआ करती थी। तो मेरे को टोकने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे मेरे फैमिली में, क्योंकि मैं पहले से ही सक्सेसफुल था और वो ये मानते थे कि ये जो करेगा वो सही करेगा। हाँ, बस थोड़ा फैमिली की तरफ से, वाइफ की तरफ से एक चैलेंज आता था कि इस काम को करने में टाइम जो है बहुत शुरुआत में डालना पड़ता है, और वाइफ को, फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते। मेरी पूरी लाइफ में मेरे बच्चे कैसे बड़े हुए मुझे पता नहीं, ये सारी जिम्मेदारी वाइफ ने संभाली। और थैंक्स करता हूँ मैं अपनी वाइफ को कि उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि वो इनिशियल समय में वो मुझे ऐसे फुल टाइम साथ नहीं देती तो शायद मैं यहाँ होता नहीं। बिल्कुल सर। सर, आपने बोला टाइम बहुत लगा, तो कितना टाइम लगा आपको सक्सेसफुल होने में? मैं 1 साल तक पार्ट टाइम इसके अंदर मैंने काम किया। 1 साल के बाद मैं फुल टाइम आया, और जब मैं फुल टाइम इस सिस्टम के अंदर आया तो ये जब भूत जैसे होता है उस तरह से मैं आया, और मैं 30 दिन से 30 दिन बाहर रहता था। मैं सिर्फ नाइट में सोने के लिए घर पर आता था, और मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती थी। इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था, रोज़ एक प्लान रहता था भागने का। और मेरी जर्नी कब चालू हुई, कब यहाँ तक पहुँच गई मुझे पता नहीं। मुझे तो कभी ये काम लगा ही नहीं। बहुत मज़े के साथ मैंने इस काम को किया, और घर वालों ने इतना साथ दिया कि जब मैंने काम चालू किया तो घर वालों को सारी हेडेक उनके ऊपर आई, सारी प्रॉब्लम, सारे चैलेंज उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऑफ नहीं किया, और उसकी वजह से मुकेश कोठारी यहाँ पर। बिल्कुल, फैमिली एक स्ट्रेंथ की तरह रहती है। सर, क्या आप मानते हैं कि कोई सेल्स में पहले से है उसके लिए ज़्यादा इजी है ये काम? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, क्योंकि सेल्स जो है एक पर्टिकुलर आइटम को बेचने तक ही सीमित रहती है। लेकिन यहाँ पर आदमी को समझना पड़ता है। आदमी को पूरे जीवन को नहीं समझे तब तक डायरेक्ट सेलिंग हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग चैलेंज है। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये बोलने से माल बिकेगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। पहले हमें आदमी के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है, और जब रिलेशनशिप मेंटेन होती है तब सामने वाला आदमी हमारी सुनता है।
सेल्स में ऐसा नहीं होता। सेल्स में हम सीधा प्रोडक्ट पर ही फोकस होते हैं और प्रोडक्ट को सेल करने तक ही सीमित रखते हैं और हमारा लास्ट गोल भी सेल करना ही होता है। यहाँ पर हमें परमानेंट सेल करना है और सेल करने वाला बनाना है, तो दो काम अलग अलग हो गए। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, फ्रेंडशिप नहीं होगी, तब तक आपका लंबा काम होगा। तो ये सेल से अपग्रेड होके कुछ काम है बिल्कुल। जहाँ हम देखते हैं सर कि सेल्स जो है आज भी सेल्स को वो रेपुटेशन में कह सकती हूँ नहीं मिलती है। एक सेल्समैन को फिर भी कम समझा जाता है ऑपरेशंस में जो है, क्योंकि आप रह चुके हैं इस फील्ड से तो आप रिलेट कर सकेंगे। कहीं ना कहीं सेल्स वाले को इतना नहीं अप्रिशिएट किया जाता है उसकी जॉब में भी। तो जहाँ डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर जो है, अपना डायरेक्ट सेलर जो है, वो सेल्स का भी काम कर रहा है, क्या उसको उतना तवज्जो मिलता है रादर देन जो लोग इसको संभाल रहे हैं, जो ओनर्स हैं? थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा अलग तरह का सोचने का रखता हूँ मैं। सेल जो है वो दुनिया की नंबर 1 चीज़ है। आज दुनिया का एक भी आदमी बता दो जो बिना सेल के टॉप पे गया हो। कॉर्पोरेट लेवल पर आप सीईओ बन सकते हैं, बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल तो सेल ही होता है ना। आज कोई भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है, वो कितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनके कितने कॉर्पोरेट के कितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे, लेकिन वो सारी कंपनी टिकी किस पर है? अल्टीमेट तो सेल के ऊपर ही Sales. टिकी हुई है। तो सेल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेल है तो जीवन है, क्योंकि सेल से ही तो रूटीन बन रहा है। अगर सेल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सर। सर डायरेक्ट सेलिंग में कितना अलग है ये, जिस तरीके से आप भी लोगों को प्रैक्टिस करते हो, आप भी डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं, मिलते हैं? वन टाइम सेल नहीं होने की वजह से ये रिलेशनशिप को बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। रिलेशनशिप बिल्ड होती है क्योंकि उस टीम से आपको लाइफ टाइम काम करना है, लाइफ टाइम उसके साथ काम करना है। तो मेरे हिसाब से सेल से बहुत विस्तृत रूप है डायरेक्ट सेलिंग का। सिर्फ सेल नहीं है, ये एक महासागर है जिसमें सेल शामिल है। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप कुछ अपना प्रोडक्ट लेके गए, उन्होंने सेल नहीं किया, पर आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करके आपने रखा और बाद में जाके उन्होंने कभी आपसे ऐसा लिया हो एक कुछ? बार नहीं हुआ, ऐसा मेरी लाइफ की हजारों जर्नी में ऐसा है। और आज भी ऐसा होता है कि मेरा पहला काम होता है रिलेशनशिप को बिल्ड करना। हम्म, क्योंकि अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी लाइफ में। पहला, मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा, और मोटिवेशन मोटो से बना है। आपका क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से आप इस सिस्टम में आए, तभी आप परमानेंट मोटिवेशन में रहेंगे। दूसरा होता है सेलिब्रेट आपको करना सीखना पड़ेगा लाइफ में। रेगुलर आपको सेलिब्रेट करना आना चाहिए, इससे आपकी टीम बिल्ड होगी। तीसरा हो गया, आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। एजुकेट करने के बाद अप्रिशिएट करना पड़ेगा रेगुलर, कि अप्रिशिएट हम रेगुलर करें तो हमारी टीम हमारे साथ जुड़ी रहेगी। और उसके बाद हम डेमोस्ट्रेट करेंगे जो हम हैं, वो जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और नंबर 6 इज एंड लास्ट इज डिवोशन। अगर आदमी डिवोटी नहीं है, भक्ति में शक्ति है, कुछ चीज़ों का कोई आज दिन तक भी उसका कोई यूं कहे कि उत्तर नहीं है किसी के पास। जैसे मैं गंगा नदी में गया इलाहाबाद के अंदर, और मैंने ऐसा माना कि मैं डुबकी लगाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसी कोई दुनिया में अभी तक मशीन बनी है कि जो पता लगाए कि पाप धुले कि नहीं धुले। लेकिन फिर भी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो डिवोटी है, भक्ति में शक्ति है। मेरा ऐसा मानना है कि पाप धुल जाते हैं तो धुल जाते हैं बस। तो ये एंड लेवल है जब प्रश्न खत्म होते हैं। जब किसी भी सिस्टम के प्रति आपके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, आप उसमें दीवाने हो जाते हैं, भक्ति में लीन होते हैं, तो फिर आपको आपके जैसे आदमी मिलते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। अगर सिंपल सी बात करें तो एक शराबी एक अनजानी सी बारात में आप भेज दीजिए, शाम तक वो अपने पार्टनर को ढूंढ लेता है। पता है क्यों? क्योंकि वो पूरी तल्लीनता के साथ अपने पार्टनर को ढूंढता है। और जब आप काम चालू करेंगे तो आपके जैसे आदमी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मुकेश कोठारी अगर दीवाना है तो उसके पास दीवाने आएंगे। बिल्कुल सर, पैशनेट तो होना पड़ेगा। सर एक चीज़ है कि आज के दौर में जो हम देखें, एक जैसे डाटा होता है कि सोशल मीडिया पे अगर आपकी 3 सेकंड तक कोई रील देख रहा है तो एक बड़ी बात है, लोग स्क्रॉल कर देते हैं, मतलब उनमें पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। तो इस बिजनेस में पेशेंस कितना चाहिए? क्या उन ऐसे लोग जिनमें पेशेंस नहीं है उनका सक्सेसफुल होना तय है या नहीं है? देखिए, पेशेंस लेवल जो है, जैसे जैसे ये दुनिया आगे जा रही है, नई जनरेशन जेन जी के लोग हैं, इससे आगे की जनरेशन आएगी, ये 2 सेकंड में तो डिसीजन ही लेते हैं कि इस आदमी को सुनना भी है कि नहीं सुनना है। तभी इंस्टाग्राम इतना हिट है। फेसबुक वाले ज़माने के हम लोग हैं, इंस्टाग्राम के अभी नए लोग हैं, और वो इतनी बात को
अगर आपने गंभीरता से कोई बात नहीं बोली और शुरुआती 1-2 सेकंड में अगर आपने ऐसा नहीं बताया तो फिर वो आपके साथ आएंगे ही नहीं, आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो अब आपको इस जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा और आपको शॉर्ट में ऐसी बात बोलनी पड़ेगी जो सामने वाले को बिल्कुल जहन में उतर जाए। अब ये एक दिन में होगा नहीं, ये प्रैक्टिस से ही होगा। अब लोग बाग वो भाषण नहीं सुनेंगे आपके जो 6-6 घंटे तक, 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे तक। 1 मिनट में आपको सारी बात करनी पड़ेगी। मैंने मेरी डॉटर के सहयोग से एक इंस्टाग्राम का चैनल बनाया, papa.kothari। उसमें मैं एज ए भूमिका हूँ कि सारे बच्चे हैं पूरे इंडिया के लोग और जो छोटे बच्चे हैं वो मैं उनका पापा हूँ और मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। तो वो मेरे से प्रश्न करते हैं, मैं उससे प्रश्न करता हूँ। तो 1 मिनट में हमें डिलीवर करना है, क्योंकि वो बच्चा 2 मिनट भी आपके लिए टिकेगा नहीं। तो ये तो कला है, तो धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी, स्किल है कि आपको ज़्यादा लंबा नहीं बोलकर सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी पड़ेगी। बच्चे अब इतना नहीं झेलेंगे आने वाले समय। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो आप बात बोल रहे हैं मैंने भी देखा आपका अकाउंट और बहुत ही शानदार है। तो मतलब ये आप मानते हैं कि तरीके अपने बदलते रहने पड़ेंगे हमें टाइम टू टाइम, जैसे टाइम आएगा। लाइफ टाइम बदलने पड़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको वक्त के अनुसार बदलना पड़ेगा। गुरु हमेशा सत्य कहता है, लेकिन गुरु की हर बात सत्य आपके जीवन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक केरला के गुरु हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, चावल वहाँ का मुख्य भोजन है, रोटी वहाँ पर बीमार होने पे खिलाते हैं। अगर वो गुरु दिल्ली में आ जाए और दिल्ली में आने के बाद वो किसी को बीमारी पर रोटी खाने की सलाह दे, तो दिल्ली में तो पहले ही रोटी खाते हैं सब लोग। तो गुरु तो सत्य कहता है, वो तो एक्सपीरियंस तो उसका सही है, लेकिन गुरु की हर बात सत्य आपके जीवन में हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से हमेशा रूल बदल जाते हैं। तो जो लोग परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं होते, समय के हिसाब से चेंज नहीं होते, वो जीवन में हमेशा पिछड़ते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, नई जनरेशन के हिसाब से आपको बदलते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई सटीक सिद्धांत नहीं है कि ये करने से ही आदमी कामयाब होता है। बिल्कुल सर। सर कभी आपकी लाइफ में ऐसा आया डायरेक्ट सेलिंग आपने चुन ली कि ये काम करना है, बढ़िया काम चल रहा था और एक मोड़ ऐसा आया कि आपको लगा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन स्ट्रगल का एक ऐसा समय आया जब मैं 90 लाख रुपए पर मंथ के टर्नओवर पर चल रहा था। अचानक एक ऐसा फेज आया कि मेरा अगले 6 महीने में जो है व्यापार करते करते भी 92,000 पे आ गया था। 90 लाख से 90,000 पर, यानी 1% पर। उस समय सब मुझे छोड़कर जा चुके थे, कोई भी नहीं था मेरे साथ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं दुनिया के हिसाब से वापस दूसरा काम चालू करूं, नौकरी चालू करूं, व्यापार चालू करूं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग को आगे करूं। तो एक दिन मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये व्यापार मेरा जो 92 लाख पे गया था वो किसकी वजह से गया था, या मेरी वजह से गया था, या मेरी टीम की वजह से गया था, या लोगों की वजह से गया था। अगर लोगों की वजह से गया था वो वैसे भी सिक्योर नहीं था, और अगर मेरी वजह से गया तो मैं फिर वापस कर लूँगा। तब मैंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था मेरी 100 गलतियाँ। वो कभी पब्लिश हुई नहीं बुक, क्योंकि मैं कभी उस पर ध्यान दिया नहीं और वो पब्लिश हो नहीं पाई। सर वो तो लेकिन बहुत वो जरूरी थी, आपने बहुत अच्छी मतलब आपने लिख दी वो सारी किताब लिख दी। और मेरी 100 गलतियाँ, उसमें मेरी पहली गलती थी कि इस व्यापार में आप कामयाब तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके जैसे आदमी आपकी टीम में ना आ जाए। तो पहली गलती थी डुप्लीकेशन की। तो मैंने क्या देखा कि मैंने बहुत छोटी छोटी गलतियाँ की थी। जैसे मैं शुरू से ही बहुत हाईटेक और टेक्नोलॉजी प्रेमी था। तो सन 2002 में मेरे ऐसे सेमिनार होते थे जो पूरे LCD प्रोजेक्टर पे होते थे। उसमें 3,75,000 का केवल प्रोजेक्टर आता था। उस समय कार और प्रोजेक्टर की रेट सेम थी। और सेलरॉन के लैपटॉप होते थे, सोनी के, हमने इंपोर्ट किए थे जापान से। और हाईटेक होने की वजह से मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हुआ। सबको लगा कि शायद ये प्रोजेक्टर होगा तो ही मेरा इतना खर्चा व्यापार कैसे होगा। करें। तो जब मैंने ये सोचा कि आम आदमी क्या कर सकता है, वो जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक मेरा चलेगा नहीं, फिर मैंने व्हाइट बोर्ड पर प्लान बताना चालू किया, फिर जनरेट किया, और 2 साल में फिर रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया। लेकिन एक बार पूरा जीरो हो चुका था। सर वो बुक तो मोस्ट डिमांडिंग है, आपको ज़रूर लिखनी चाहिए, हम तो यही बोलेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर्स का सामना करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मैं कहूँगी बहुत ही मुश्किल व्यवसाय है, बहुत ही मुश्किल बिजनेस है। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, हर कोई मुकेश कोठारी नहीं बनता, और हर किसी में ये जज्बा नहीं होता जैसे आप एकदम ज़ीरो पे आके उठे, हर कोई नहीं उठ पाता। तो किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है सर, जैसे आपको अनुभव है। तो सर आगे चलते हैं कि आप जैसे बता रहे हैं 92,000 पे आ गए, फिर आपने टीम बिल्ड करी, तो टीम को कैसे स्ट्रेंथ, क्या कोई टीम में भी आपका कोई किस्सा ऐसा हुआ जो आपने बहुत चैलेंज फेस करे हो, कुछ उससे भी सीख ली हो? नहीं, जब
जब आपके सितारे बुलंद होते हैं तो सब आपके साथ होते हैं, जब डाउन होते हैं तो फिर कोई भी आदमी सहयोग ना करे वैसा नहीं, आपको पूरा डुबाने में ही लग जाता है। ये पूरे प्रकृति का नियम है। जैसे आपने किसी एक व्यक्ति को 100 रुपए सबने उधार दिए हुए हैं और आपको लगता है कि अब ये पैसा शायद आएगा कि नहीं आएगा, तो सब लोग एक साथ लेने जाएंगे और वो आदमी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो उस समय ये दुनिया का नियम है कि सब लोग एक साथ, जब आप डाउनफॉल में होते हैं तो अटैक करते हैं। उस समय आपका माइंड सेटअप जो होता है वही आपको टॉप पे ले जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि जब सब लोग चले गए थे तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, और अगर ये बिजनेस मेरी वजह से बढ़ा तो मैं फिर वापस बढ़ा लूँगा। और जब मैंने थोड़ा मंथन किया इसके ऊपर और कुछ साथी कमिटेड मेरे साथ आए, उसके बाद ऐसा काम किया कि आज मेरी टीम में 1,80,00,000 लोग हैं और 20 लाख एक्टिव लोग हैं जो मेरी टीम में आज काम करते हैं, जो हर महीने परचेज करते हैं। बिल्कुल सर। तो आप हर रीजन में जाके काम करते हैं, तो कभी लैंग्वेज बैरियर या किसी और तरीके का बैरियर कहीं आपको, यहाँ पर जैसे नॉर्थ में आपकी एक हाइप बनी हुई है, वहाँ जाके कोई ऐसा भी होता है कभी कि कोई आपको इतना वैल्यू ना दे? कामयाब होने के लिए लैंग्वेज कभी बैरियर हो ही नहीं सकता। अंग्रेज पहले आए थे कि इंग्लिश पहले आई थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो सिंपल सी बात है, अंग्रेज पहले आए थे, फिर वो इंग्लिश सीख गए थे। तो आप जब जाएंगे ना, तो मारवाड़ी लोग आज पूरे साउथ में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो वो थोड़ी भाषा सीख कर गए थे। वो जब जाते हैं ना तो हर चीज़ समझ में आती है। और कोई चीज़ जब आप नए होते हैं वहाँ पर एक ही भाषा काम करती है, वो इशारों की भाषा है। पहला कि आप किसी को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इस तरह से इशारा करें तो इसका मतलब आना ही होता है, और किसी को यूं करे तो जाना ही होता है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में एक लड़का लड़की जो जवान है गुलाब का फूल कोने में ले जाकर भेंट कर रहे हैं, तो इसको कोई मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं, सब जगह एक जैसा होता है। तो जब मैं पहली बार केरला में गया था, तमिलनाडु में गया था, वहाँ लोग नहीं समझते थे, तो टूटी फूटी इंग्लिश, या फिर कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा हिंदी जानते थे, थोड़ा अंग्रेजी जानते थे, उनके साथ ट्रांसलेट करना चालू किया। और जब एक आदमी ढंग का मिल जाता है जिसको थोड़ा आपकी लैंग्वेज भी आती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आती है, और उस आदमी को अगर आपने तराश लिया तो फिर आपका पूरा वो व्यापार आपका हो जाता है उस पूरे राज्य के अंदर। स्टार्टिंग में सर आपने एक बात बोली थी कि आप चाहते थे अपना खुद का बिजनेस करना, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, डिस्ट्रीब्यूटर थे, 26 साल हो गए डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, तो कभी सोचा नहीं कि कंपनी खोल लेता हूँ? दो चीजें, मैं इस सिस्टम में आया क्यों? अगर मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया होता तो बिल्कुल सही, मुझे कंपनी खोल लेनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रीडम के लिए आया हूँ। कंपनी खोलने से मैं फ्रीडम में कभी भी नहीं आता, क्योंकि कंपनी को तो जिंदगी भर चलानी है, वैसे एम्प्लॉय को मेंटेन करना है, हमेशा प्रोडक्ट बनाना है, हेडेक रखना है, सैलरी देनी है। लेकिन मैं आज अगर जहाँ हूँ तो आज मेरे पास 1% कोई काम नहीं है, टीम काम कर रही है, पूरी डुप्लीकेट है सब लोग, एक भी चीज़ का कल की कोई टेंशन नहीं कि सैलरी देनी है या कोई बड़े नोटिस के जवाब मुझे देने हैं, एम्प्लॉय को संभालना है। तो आपका उद्देश्य क्लियर है। अगर पैसा ही उद्देश्य है तो ठीक है, कंपनी खोल लेते आप, लेकिन अगर पैसा ही उद्देश्य नहीं, उसके ऊपर के आपके उद्देश्य है, तो फिर कंपनी कभी खोल नहीं सकते। ये पहले दिन से क्लियर था, तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं ऐसा कि हम कंपनी खोल लें। बाकी मेरे साथ के कई लोग हैं जो अलग अलग कंपनी में थे, उन्होंने अपनी अपनी खुद की कंपनियां खोल ली। उनके उद्देश्य पैसा कमाना था, जिसका जो उद्देश्य होता है उस पर काम करेंगे। हम पैसे के साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी चाहते हैं, पैसे के साथ साथ फ्रीडम भी चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में ही हो सकती है, कंपनी खोलने से नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। सर जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है कंपनी में, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस तरीके से प्रोडक्ट को देखते हैं और किस तरीके से, क्योंकि कुछ हद तक तो प्रोडक्ट में भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए तभी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कोई भी एक चीज़ जो है इसका कोई उत्तर नहीं। एप्पल आईफोन बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी क्वालिटी को समझाने वाले लोग ही नहीं हो तो अच्छा होने के बाद भी होगा क्या? कुछ फायदा नहीं होता। रिलेशनशिप विश्वास के लिए, जब रिलेशनशिप होती है तो विश्वास हमेशा लोगों को रहता है आपके ऊपर, लेकिन केवल रिलेशनशिप से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट भी की क्वालिटी होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी है तो भी काम नहीं होगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, और आप इसको उल्टा कर ले तो भी काम चलेगा, काम नहीं चलेगा। यानी दोनों चीज़ें ही परफेक्ट, मतलब दोनों ही चीज़ें बराबर होनी चाहिए, रिलेशनशिप भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, तभी काम होगा। बिल्कुल सर। सर अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के प्रेसिडेंट आए भारत में, उन्होंने एक बात बोली कि इन जहाँ भी आप देखें जितनी भी बड़ी कंपनी है अक्रॉस वर्ल्ड में सारी जगह, वहाँ जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी, उनके टॉप पोजीशन पर इंडियन ही हैं।
चाहे आप कोई भी सीईओ देख लीजिए, तो इंडिया इज लीडिंग, उन्होंने एक शब्द बोला, एक सेंटेंस बोला, इंडिया इज लीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया क्यों नहीं लीड कर रही है सर, क्या आप कारण समझते हैं? नहीं, इंडिया इज लीडिंग अगर उस सब्जेक्ट में बात करें तो उसकी भी एक जर्नी है, उसके बाद लीडिंग किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया की भी एक जर्नी है, और इंडिया 101% लीड करेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आदमी चाहिए, और आदमी सबसे ज़्यादा स्वतंत्र आदमी इंडिया के अंदर है। चाइना में वैसे ज़्यादा है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली मांगे तो इंडिया में ज़्यादा है, यानी आज़ादी की बात करें तो इंडिया में ज़्यादा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में नंबर 1 रहेगी ही रहेगी। मैं आज आपको चैलेंज के साथ ये कहता हूँ, अगले कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि पूरे विश्व में हम सबसे टॉप पे होंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं हमारे सक्सेस को, आज भी हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ सही है, डायरेक्ट सेलिंग इज़ राइट। आज भी सेमिनार्स हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सही है, ये कोई चिट फंड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, बंदे जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, आज भी हम समझाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है जो मार्केट में इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो रही है, लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मॉडल है? कोई भी चीज़ है दुनिया में, किसी भी चीज़ को स्टेब्लिश होने का पूरा गाइडेंस या रील निकाल के देखें तो एक जैसी होगी। जैसे आज के 90 साल पहले हमारे सभ्य समाज में से किसी लड़की का जाना और फिल्म में डांस करना, ये कोई भी माँ बाप सहन नहीं कर सकते थे। वो सीधा इज्जत से जुड़ा हुआ मामला था। यानी 90 साल पहले सभ्य समाज की लड़की फिल्मों में जाके डांस करती तो अच्छा नहीं माना जाता था। फिर एक जर्नी चालू हुई, फिर 80 का दशक आया, फिर 90 का आया, और अब 40-50 साल के बाद क्या हुआ कि हर पिताजी का सपना यह होता है कि मेरी बेटी फिल्मों में जाए। आज के 70 साल पहले कोई फिल्म देखने जाता था, 60 साल पहले, तो पिताजी को बताने का मतलब उसको पिटाई होती थी। लेकिन अब पिताजी को केवल इन्फॉर्म करता है कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा फिल्म में। तो ये एक जर्नी है, और ये जर्नी अभी चालू हुई है डायरेक्ट सेलिंग की, और अभी तो 20 साल ही हुए हैं, और थोड़ा जर्नी में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। वो तो वहाँ पर भी हुआ था। आप थोड़ा सोचिए, आपके फादर जो थे, वो जब पहली बार, उनको पूछना आपकी पहली बार जब वो फिल्म देखने गए थे तो अपने पिताजी को बता के गए थे, तो बताएंगे ऑब्वियसली मैं नहीं बता के गया था। लेकिन अब थोड़ा अंतर आया, और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि 25 साल से हम थोड़े तो आगे आए हैं। 25 साल से आगे आए हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पहली बार कार लेना चाहता था। 6499 मेरी पहली मारुति 800 कार थी, और मैं गया था लोन लेने के लिए कि भाई आप मुझे इस पे लोन दे दो बैंक में। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करते क्या हो? मैंने कहा ऐसे डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूँ, RCM हमारी कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट की किट बनाती है। तो क्या, अच्छा वो किट वाली कंपनी हम जानते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल में करते क्या? तो मैं उनको समझा ही नहीं पाया लास्ट तक कि मैं करता क्या हूँ। मैं RCM बोलता गया, वो समझते ही नहीं थे, और अल्टीमेट उन्होंने मुझे लोन नहीं दिया था। तो फिर मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कुछ पैसा लेकर पहली गाड़ी ली थी। उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी लोन लेने की, क्योंकि फिर हर साल इतना हर महीने इतनी इनकम आने लगी कि उसके बाद तो शुरुआती स्ट्रगल तो सबका एक जैसा होता है, समय तो लगेगा समझाने। बिल्कुल सर, जहाँ दिखाने की आपने बात कही कि हमें दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ बात करें RCM में ही, अभी पीछे एक रवि सर जो हैं, उनका काफ़ी सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुआ, फिर न्यूज़ चैनल पे भी। मेरे को लगता है कि वो फिर भी सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो क्या रीज़न आपको लगता है सर कि कुछ दिखाने में कमी है, या ओवर हम बोल देते हैं? बताने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। जब हम एक ऐसे तरीके से बताते हैं जो सामने वाले आदमी के ईगो को हर्ट कर दे, कि यार मैं इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद 15 साल में मैं 2 लाख 3 लाख तक नहीं गया, और अगला आदमी 6 लाख 7 लाख रुपए कल GST भर रहा है। तो यहाँ पर ईगो हर्ट होता है, और कोई आदमी उसको मानता नहीं, समझता नहीं। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन रवि शर्मा ने गलत कुछ भी नहीं बोला था। एक एक बात सही है उसकी, और कोई आए मेरे पास तो मैं एक एक चीज़ को प्रूव करता हूँ, और अगर मैं प्रूफ नहीं करूँगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दूँगा। एक भी बात ऐसी नहीं है जो उसने गलत बोली, लेकिन प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही नहीं होने की वजह से लोगों का ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होता है तो लोग थोड़ा रील बनाते ही हैं और परेशान करते ही हैं। पर सर आज भी मार्केट में जब हम बात करते हैं और बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का प्रोफेशन भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है, तो उनको अगर हम कोई इंडियन कंपनी का नाम बोलते हैं तो वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, जैसे कोई इंटरनेशनल ब्रांड बोलते हैं
तो तुरंत वो कैच कर लेते हैं कि हाँ अच्छा एमवे या हर्बल लाइफ, मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगी क्योंकि ये आईपीएल भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, वहाँ कुछ गलत नहीं है। पर जहाँ बात आरसीएम, वेस्टीज या कोई भी इंडियन कंपनी या ब्रांड की आती है, वहाँ न्यूज़ वाले मजाक बनाते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। तो ये दोगलापन जो है तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक ही ना सबके लिए। तो इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड में ऐसा जो ये दोगलापन है जो मार्केट में दिखता है, लोगों में दिखता है और न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो कल्चरली हमारे यहाँ चलता जा रहा है कि गाना भी आपने सुना होगा, मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज़ें हमारे नज़दीक नहीं हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो बाहर की कंपनियां हैं उसका एक अट्रैक्शन तो है ही है कि इम्पोर्टेड आइटम है या बाहर की कंपनियां हैं। दूसरा है कि वो क्योंकि इतने सशक्त हो गए कि उनकी क्वालिटी जो है उसके अंदर वास्तव में दम होने की वजह से, तो कुछ लोग बहुत महंगे में वो खरीद लेते हैं। अब महंगे खरीदेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी, इस चीज़ को तो लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे होने के बाद भी लेते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो वहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है। और विदेशी कंपनी होती है तो अब इंडिया की कंपनियाँ इंडिया के कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी के हिसाब से। तो आम आदमी तक तो वो पहुँचती है, लेकिन उसकी तारीफ नहीं होती क्योंकि रूटीन में वो आइटम आ जाता है पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस है, जर्नी है। हम इंडिया वाले उठ रहे हैं, अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी क्वालिटी हमारी इंडिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लेकर आएगी। और यही जर्नी जब हमारी कंपनी पाकिस्तान में जाएगी, हमारी कंपनी अफगानिस्तान या किसी यूरोप में जाएगी, तो वहाँ के लोग भी इसी तरह से बात करेंगे कि ये बाहर की आई। तो बाहर की कंपनी का, बाहर के प्रोडक्ट का एक अट्रैक्शन तो रहता ही है आम आदमी के पास। बिल्कुल। मजे की बात यह है सर कि जो बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो भी मजबूर हैं आज आयुर्वेद को अपनाने में। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वो भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्या आयुर्वेदा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल मार्केट पे भी और अपने इंडिया में भी? आयुर्वेद जो है चमत्कार है, और ये सारे यूरोप वाले और सारे वेस्टर्न कल्चर वाले भी मानते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि कोई साइंटिफिक स्टडी बहुत अच्छी तरह से नहीं हुई है। जैसे एलोपैथ पे कितनी अच्छी साइंटिफिक स्टडी मिलेगी आपको, बड़े बड़े टेस्ट मिलेंगे और एक रिसर्च के आधार पर ये कंपनी मतलब गाइडेंस कहती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो हमारे प्रोडक्ट तो बहुत जानदार हैं। अब एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा करने की तैयारी करनी पड़ेगी इंडिया को, और जब तक वो तैयारी नहीं करेंगे, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं लेकर आएंगे, तब तक पूरी दुनिया मानने वाली नहीं है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी अब इस पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा होगा। नहीं, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में भी जो प्रोडक्ट आते हैं आयुर्वेद के, कुछ लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं कई बार कि अभी हाल फिलहाल में एक कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने न्यूज़ चैनल पे ये भी बोला कि कैंसर का भी इलाज करते हैं, वो वहीं पकड़े गए और न्यूज़ रिपोर्टर ने खूब उनको खींचा इस बात पर। उस पर आप क्या कहेंगे सर? कैंसर का दावा तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में हम कर ही नहीं सकते। बिना एविडेंस के अगर आप कुछ भी बात करेंगे तो लोग खींचेंगे। मैंने कहा ना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो सही नहीं होगा तो लोग तो खिंचाई करेंगे। दो बातें होती, मैंने एक प्रोडक्ट लिया जिससे मेरा कैंसर ठीक हो गया, फिर एक हो गया मैंने कैंसर के लिए वो प्रोडक्ट लिया और मेरा कैंसर ठीक हो गया। दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मैं कहता हूँ मैंने कैंसर के लिए लिया और ठीक हो गया, इसका मतलब वो प्रोडक्ट कैंसर के लिए बनाया गया। तो वहाँ पर बिना एविडेंस के, बिना साइंटिफिक प्रूफ के आप उस चीज़ को ले जाएंगे तो लोग आपकी खिंचाई करेंगे, क्योंकि एविडेंस है नहीं आपके पास। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रोडक्ट लिया, उससे कैंसर ठीक हो गया, उसमें का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कैंसर के लिए नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की वजह से कैंसर भी ठीक हो जाता है। कुछ तो सिम्टम्स ये पे दावा काम नहीं किया है। हाँ, दावा नहीं है। तो कोई बात करने के तरीके पे ही डिपेंड करता है सारी की सारी बातें। बाकी कैंसर के लिए तो ऐसी कोई प्रमाण मौजूद ही नहीं, और बिना एविडेंस के आप बोलेंगे कैसे? रामदेव जी ने अगर मान लो कोरोना के बारे में कुछ बोला था तो वहां तक उनकी खिंचाई हो गई थी, बिना एविडेंस के तो नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे इतना लगता है एक थोड़ा बहुत बड़ा लूप होल यही है कि प्रेजेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी है। कोई भी कुछ भी बोल देता तो फिर गड़बड़ होती। तो सर आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं एकेडमिक्स की भी कमी है? अगर ये पढ़ाई और एक ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो एक प्रेजेंटेशन का जो ये है वो डायरेक्ट सही हो सेलिंग में पूरा का पूरा ध्यान सेल और पैसे, कमीशन के ऊपर ज़्यादा रहता है लोगों का। इस वजह से क्या होता है, ना कंपनी उस पर फोकस कर पाती है, ना सिस्टम उस पर फोकस कर पाता है, ना गवर्नमेंट की भी कोई बॉडी इस पर फोकस कर पा रही है। लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक हमें आना पड़ेगा, एविडेंस बेस ही बात करनी पड़ेगी। ऐसे कोई चीज़ जो तोतले वादे हैं, ऐसा हमने कोई वादा कर दिया तो फिर ये सारी चीज़ें
डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है और सारी कंपनी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जब एक आदमी गड़बड़ बोलता है तो लोग बाग ये नहीं बोलता उसने गड़बड़ बोला, वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग वालों ने गड़बड़ बोला। तो बिल्कुल, पूरी पूरी डायरेक्ट सेलिंग पूरी चपेटे की में। पूरी इंडस्ट्री जो है उस पर सवाल उठता है। सर, एक ट्रेनिंग की जो बात होती है, जैसे ट्रेनिंग कंपनी लेवल पे तो होती है, पर जब लीडर बड़े हो जाते हैं तो लीडर अपने लेवल पे भी ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसको आप कितना मानते हैं, कितना अच्छा है वो एक जो बिगिनर लेवल पे हैं या उनकी टीम में जो लोग ट्रेनिंग हैं? का उद्देश्य अगर सिखाना है और स्किल को डेवलप करना है तो वो हर जगह जायज़ है, सब जगह बेस्ट है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनी ट्रेनिंग करे या वो ट्रेनिंग करे। अगर किसी से ट्रेनिंग का उद्देश्य केवल लोगों को इकट्ठा करके पैसे खर्च करवाना ही है, तब वो गड़बड़ है। अगर आपका उसका उद्देश्य है कि कोई चीज़ नई सीख कर जाए, तो फिर वो हर जगह जायज़ है, कैसे भी होनी चाहिए। चाहे वो लीडर कराए, चाहे कंपनी कराए, उससे क्योंकि कोई फर्क ये नहीं बहुत सवाल उठते हैं कि ट्रेनिंग के नाम पर कंपनी लूटती है या पैसे मांगती है। तो एक जो इंसान आया है सीखने के लिए, अभी वो बिगिनर लेवल पे है, उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी भी मार्केट में जाती है कि ट्रेनिंग पर पैसा हमें लगाना पड़ता है। दोनों अलग-अलग बातें हैं कि पहली बात है कि मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी जो है कोई ट्रेनिंग करवाती है उसका कोई पैसा लेती है। बहुत सारी तो डा कंपनीज करती अगर हैं सर ऐसा। करती है तो गड़बड़ है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी स्पॉन्सर्ड अगर कोई ट्रेनिंग है तो कोई कंपनी पैसा ले नहीं सकती उसकी। अगर कंपनी का नाम उसमें लगा है, कंपनी ने अगर पास वितरित किया तो पैसा नहीं लेगी। लेकिन अगर कुछ लीडर की कम्युनिटी मिलकर कोई एक स्पेशल ट्रेनर को हाईलाइट करती है और आपस में लोग कंट्रीब्यूट करके उस ट्रेनिंग का खर्चा उठाते हैं, तो ये चॉइस होती है। वहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा जाता कि आप उस ट्रेनिंग में आइए। चॉइस होती है। पहले पूरा टिकट की रेट अनाउंस होती है, उस पर जीएसटी अनाउंस होता है और फिर सबकी चॉइस होती है कि वो आए या ना आए। तो ये आपस का कंट्रीब्यूशन होता है जिसकी वजह से सेमिनार्स और मीटिंग होती है। बाकी कंपनी तो मेरे हिसाब से कभी पैसे लेती नहीं, मैंने तो सुना नहीं ऐसा कभी। तो सर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ चीज़ें चलती हैं, जैसे बल्क बाइंग है, प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रख लेना। क्या आपने कभी इस टाइप की चीज़ें करी या आपको लगता है इन चीज़ों से फ़ायदा होता है? डे वन से मैंने पहले दिन ही ये प्रॉब्लम को जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था समझ लिया था। ये शॉर्ट टर्म रास्ते हैं कि किसी एक जगह जाके बल्क परचेजिंग करके आप किसी एक लेवल पर पहुंच जाएं। आप एक बार लेवल पर टच करना चाहते हैं कि ज़िंदगी भर लेवल पर रहना चाहते हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर टच करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी कीजिए, पर बर्बाद होने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। पूरी की पूरी टीम को आप ख़त्म कर चुके होंगे। जिन लोगों को आपने मजबूती के साथ ऊपर उठाया वो कभी भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको परमानेंट चाहिए तो रेगुलर ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब होना चाहते हो तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर अगर आपकी ग्रोथ है तो आप कामयाब है। बाकी तो आप ट्रेडिशनल मार्केट जैसा काम कर रहे हैं कि आज सेल कर दी, आज का कमीशन आज ले लिया, फिर कल फिर उलझ गए। तो वैसा बल्क बाइंग को 100% मैं इग्नोर करता हूँ और सबको मना करता हूँ कि इस तरह का कोई भी काम डायरेक्ट सेलिंग नहीं होना चाहिए। ये जब आम आदमी फंसता है तो फिर वो 10 जगह जाकर कहता है और फिर डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होती है। बिल्कुल सर। सर, जैसा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने ओनरशिप के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं सोचा? बहुत सारे लीडर्स ट्रेनर बन जाते हैं, आप में वो स्किल तो डेवलप हो ही जाती है बाय द टाइम जब आप इतने लोगों को प्लान दिखाते हैं। तो ट्रेनिंग की तरफ आपका सर कभी ध्यान गया, कभी आपने सोचा? मैंने अभी आपको पहले भी यही बोला था कि फोकस क्या है। अगर फोकस कर पैसा है तो ये सब चीज़ जायज़ है। ट्रेनर भी बनना चाहिए, कंपनी भी खोलनी चाहिए, दूसरे सिस्टम में भी आना चाहिए, जो करना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना है तो कैसे भी कमाइए। लेकिन मेरा उद्देश्य है पीस ऑफ माइंड। मैं जो चाहता हूँ वो मेरा उद्देश्य अगर पूर्ति हो रहा है तो मैं कुछ काम नहीं करना। पैसा इकट्ठा करना है तो फिर मैं ट्रेनर भी बन जाता। मैंने कई तरह की प्रोफेशनल एकेडमी भी खोल देता, कंपनी भी खोल देता, बुक भी लिख देता। मेरा काम है मस्त रहना और मेरी टीम में जो लोग आए हैं उनको सही तरह से गाइडेंस करना और इसी तरह की एक टीम तैयार करना जो केवल पैसों पर हाईलाइटेड नहीं हो, जीवन पर हाईलाइटेड हो कि एक उच्च स्तरीय जीवन हमें जीना है। और उसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और मेरा वो पर्पस पूरा हो रहा है, इसलिए मैं तो कभी सर, नहीं टीम की आपने बात कही, कभी ऐसा भी हुआ कि टीम से आपके कुछ लोग छोड़ के चले गए, पूरी टीम छोड़ के चलेगी? क्या मैसेज आप डायरेक्ट सेलर्स को देते हैं? अगर टीम ऐसा कभी चीज़ आपके जीवन में भी आए तो किस तरीके से रिएक्ट करें? क्या उन्हें वापस लेके आएँ या उन्हें जाने दें? दो अलग अलग बातें हो गई। पहले छोड़ के गए कि नहीं गए उस पर बात कर लेते हैं। जब भी कोई आदमी का उद्देश्य पैसा कमाने का है और हम पैसा समझा के ही उसे लाए, जीवन समझा के नहीं लाए, तो फिर जहाँ पर भी कोई ज़्यादा पैसा प्रेजेंटेशन में उसे बताएगा तो वो जाएगा। उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो पैसों की वजह से आया। जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ जाएगा। हाँ। लेकिन पैसों के साथ मान सम्मान, इज्जत, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एक साथ अगर गणना करें
क्योंकि आपने 10 साल नेटवर्क में लगाए, तो 10 साल नेटवर्क में लगाए तो ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। 10 साल बाद फिर एक कंपनी को आप बदल देंगे तो फिर आपका 10 साल तो खराब हो गया ना पूरा का पूरा। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो टाइम है। तो इस 10 साल लगाने के बाद हम स्टेब्लिश हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और सबको यही करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल प्रश्न आपका क्या था, मैं भूल गया हूँ, वापस क्या था? कि अगर टीम आपकी जा रही है कहीं तो आप उसे रोकेंगे या आप उसको? प्रयास करना बिल्कुल 100% बनता है। कोई आदमी जा रहा है तो उसे हम समझाएंगे, लेकिन होता है क्या, जब कोई आदमी निर्णय ले चुका होता है कि मुझे जाना है, तो फिर उसको रोकना बहुत कठिन काम होता है। क्योंकि ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचता ही तब है जब उसे 100% कन्विंस होता है कि मेरे को यहाँ से जाने से ही फायदा होगा। तो रोकने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन रुकेगा नहीं रुकेगा 99%। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि एक बार कोई सोच लेता तो वो जाता ही है। लेकिन दूसरा काम ये कहता है कि रिलेशनशिप कभी खराब नहीं करना, क्योंकि मेरे यहाँ से जब भी कोई जाता है तो मुझे पहले दिन ही पता होता है ये वापस आएगा, इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ रिलेशनशिप खराब ही नहीं करता। और जब वो समस्या में होता है तब भी मैं बात करता हूँ, जब वो खुश होता है तब भी बात करता हूँ। तो जब बात कंटिन्यू है, कम्युनिकेशन कंटिन्यू है, तो फिर वो एक दिन वापस हमारे पास आता है। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो एक बार जा चुके थे लेकिन वापस आ गए हैं सारे के सारे। शुरुआत में हम झगड़ा कर लेते थे, उसका नुकसान करते थे, उसके बारे में लोगों को बोलते थे, तो फिर रिलेशनशिप खराब होती, तो वो कभी भी नहीं आता था। और मैक्सिमम आजकल यही होता है कि जब आपको पता चलता है ये इंसान कंपनी छोड़ रहा है, तो आप सोशल मीडिया पे आके डिफेम करते हैं उसको भी, और जहाँ वो जाने वाला होता है वहाँ पर भी तो सब कुछ हाईलाइट हो जाता है, सारी कंपनी जिस कंपनी में जा रहा है वो भी। तो एक बड़ा बेसिक दो तरह से हाईलाइटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल सिंपल सी बात करें कि किसी काम को करके फेमस होना और किसी काम को उल्टा करके फेमस होना। उर्फी जावेद आपने नाम सुना होगा। कई लोग कलाकारी करके फेमस होते हैं, वो उन्होंने कलाकारी की कि थोड़े छोटे कपड़े पहनकर वो फेमस हो गए। तो फेमस तो दोनों तरह से हो गए ना। फेमस का मतलब लोगों का जानना ही तो है ना, किस दृष्टि से जानते हैं। दोनों आज की तरह में सेलिब्रिटी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी बार बार किसी के बारे में बोलता है ये खराब है, तो लोगों को तो ये बता रहा ना ये आदमी है। तो बेसिकली उस आदमी की और आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं। तो आप खराब बोल रहे हैं, सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा पता नहीं, लेकिन वो ये नाम तो जान जाएगा कि ये आदमी के बारे में बोल रहे थे। तो बेसिकली आप फेमस कर रहे हैं। तो साइलेंट ही रहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब तक आदमी मन की भड़ास निकालेगा नहीं तब तक वैसे मानेगा भी नहीं। तो रिलेशनशिप बनाए रखिए, एक दिन आप वापस आपके पास आएगा। एक सर चिट फंड कंपनीज जो हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट दब जाता है और वो हाईलाइट हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए एज अ कंपनी भी और एज अ इंडस्ट्री भी, हम सबको, कि एक क्लियर हो सके कि डायरेक्ट सेलिंग ये है? दो तरह की सिस्टम होते हैं। एक तो कम्प्लीटली चिट फंड, जहाँ पर प्रोडक्ट का बोलबाला नहीं होता, पैसों को घुमाया जाता है। यानी 4 आदमी की टोपी एक आदमी के सिर पर लगा देना, वो पैसे जब घूमते हैं तो वो चिट फंड है। एक होती है सो कॉल्ड चिट फंड। सो कॉल्ड चिट फंड का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट तो है लेकिन वो 10 रुपए का ही प्रोडक्ट है, उसकी रेट को 100 रुपए कर दिया और 90 रुपीज को आपने ऐसे बांट दिया। तो जब तक ये चलता रहेगा लोग गुमराह होते रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग आज भी पैसों के लिए ही आते हैं। हाईलाइटेड पैसा ही होता है और उसे ये पता नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट बेचने में कितनी आसानी होगी। बस उसे बताया जाता है कि ये 2 को तू बेचेगा तो इतने रुपए आएगा। तो अब जहाँ ज़्यादा आएगा वहीं काम करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अवेयरनेस कब होगी? जब हम सारी कंपनियां मिलकर, सारे जो सीनियर लोग लीडर मिलकर इस पर कैंपेन चलाएं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज़ चिट फंड। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से जीवन बनता है और चिट फंड से जो होता है वो ख़त्म होता है। सारा का सारा जीवन बर्बाद होने की तरफ आप जाते हैं। तो 10 रुपए की चीज़ को 90 रुपए में बेचना, 100 रुपए में बेचना भी एक तरह से मेरा ऐसा मानना चिट फंड है। इसका एक इलाज है मेरे पास, जो मैंने कई लोगों को राय भी दी है और बड़े अधिकारियों को भी राय दी। पता नहीं कब लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। अगर हम एक चीज़ सिंपल सी रख दें सब कंपनियों के सामने, या गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि आप कोई भी प्रोडक्ट पर 25% से ज़्यादा नहीं बांट सकते। अगर आपने ऐसा रूल बना दिया तो आप 25% से ज़्यादा सेल एंड प्रमोशन पर खर्च ही नहीं कर सकते। और इसको बैलेंस शीट से छुपाने का कोई तरीका ही नहीं है।
अगर बैलेंस शीट बनेगी, अगर उन्होंने लिख दिया टूर एंड पैकेज, वो सेल्स एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज में आ गया, वो लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। और अगर 25% अगर आपने कर दिया, 30% आपने कर दिया, तो फिर ये फर्जी कंपनी आना बंद हो जाएगी, फर्जी प्रोडक्ट आना बंद हो जाएंगे, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट और उल्टे पुल्टे रेट आना बंद हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसका। बिल्कुल सर। सर जैसे कि कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जनरेशन का बिजनेस है, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी डायरेक्ट सेलिंग में जाएगी? जाएगी नहीं, जा चुकी है। मेरी अच्छा डॉटर है जिसका नाम है अंजलि कोठारी। हम्म, अंजलि कोठारी ने HD पार्सन न्यूयॉर्क से फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स किया, ओके। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग प्रियंका चोपड़ा, इन सब की वो PR रही है। PR एजेंसी में काम करती थी वो, और PR रहने के साथ साथ 1 साल तो उसे बहुत मज़ा आया स्टारडम में, कि एक अलग तरह की ज़िंदगी होती है स्टारडम की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 साल 3 साल बाद जब सीनियर हुई तो पता चला कि वास्तव में मेरे डैडी क्या करते हैं। उससे पहले वो कहती थी कि कुछ भी कर लूँगी, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगी। लेकिन आज 2 साल जब मार्केट में रहकर दूसरी कंपनी में जॉब करने के बाद उसे पता चला कि जो अचीवमेंट है ना फाइनल, वो तो डायरेक्ट सेलिंग में ही आ सकता है, मेरे फादर के पास ही है। और आज के 2 साल पहले उसने मुझे फुल टाइम ज्वाइन किया। अभी उसकी शादी हो गई है मुंबई में, लेकिन वो फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उतर चुकी है। और मेरी अपलाइन और मेरी डाउनलाइन में ऐसे कई लोग हैं जिनकी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तक ने डायरेक्ट सेलिंग चालू कर दिया। बहुत रवि बढ़िया। OP शर्मा जी भी मेरी टीम में है, और इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। रवि OP शर्मा जी जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, जब उनके फादर नहीं रहे थे, 2013-14 की बात है, तो उन्हें हो सकता है RCM का भी फुल फॉर्म भी पता नहीं हो। उस समय उनका 20-25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती थी। तो ये सेकंड जनरेशन का कमाल है कि फादर ने एक अच्छा डिसीजन लिया, उसकी वजह से बच्चे को सीधा यहीं पर आने का मौका मिला। तो मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गारंटी नहीं कि आप अपने बच्चों को बना पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपने स्टेब्लिश कर दिया और सही कंपनी के साथ स्टेब्लिश कर दिया, तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित हो सकती हैं। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा खासा अनुभव है, तो हम आपसे कुछ वैल्यूएबल टिप्स लेना चाहेंगे लीडरशिप के ऊपर, कि अगर आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं तो क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? लीडर के इसके ऊपर मैंने एक टेप बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, लीडर के 17 गुण। वैसे तो आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे लीडर के क्या क्या गुण होते हैं, तो कई तरह के ऑथर किताबें मिलेगी, लेकिन मैंने 17 ये जो क्वालिटी ली है ना, ये मैंने कई बड़े बिजनेस लीडर और जो राजनीतिक लीडर हैं उनकी जीवनियों को पढ़कर निकाले हैं। 17 गुण होते हैं लीडर के, और मज़े की बात है, इसको मैं डिस्कस करूंगा 17 गुण कौन कौन से होते हैं, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन मज़े की बात बताता हूँ, 17 में से 15 जो क्वालिटी होती है लीडर की, वो एक लेडीज़ के अंदर इनबिल्ट होती है, बाई बर्थ होती है। यानी उसे सिर्फ एक इशारा चाहिए और वो करेंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का व्यापार पूरे दुनिया में है। इंडिया का अगर आप छोड़ दीजिए तो महिलाओं का ही वर्चस्व डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड वाइज है। इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की लेडीज भी बहुत अवेयर हो रही है, सबके लिए सूटेबल भी हुई है। सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है डायरेक्ट सेलिंग का, 17 गुण में से जो पहला गुण है वो है विजनरी। विजनरी का मतलब दूरदृष्टि या दूर का पहले समझ लेना, वो है विजनरी। कल क्या होने वाला है उसको आज भांप लेना, ये है विजनरी। गाजियाबाद में जिस एरिया में आप बैठे हैं, आज के 40 साल पहले यहाँ पर जमीन आराम से मिल जाती थी 1000-2000 रुपये 5000 रुपये गज में, ठीक है ना। लेकिन उस समय विजन नहीं था लोगों का, लोगों को लगा इतना दूर जाके मैं क्या करूंगा। लेकिन जिसने ली वो तो आज जमीन से करोड़पति है। कल क्या होगा उसे साइंटिफिक वे से पता लगाना। अगर गाजियाबाद का जो गांव है हर साल 1 किलोमीटर बाहर जा रहा है, तो 10 साल बाद वो कितना किलोमीटर बाहर जाएगा, दैट इज विजनरी। तो जो लोग भविष्य में क्या होने वाला है उसको अगर आज सोच लेते हैं, वो लीडर का पहला गुण होता है। चाहे वो राजनीतिक लीडर हो, चाहे वो बिजनेसमैन का लीडर हो, कल क्या चलेगा, कल क्या सोचेंगे, कल कौन लोग हमें वोट देंगे, उसको आज सोच लेना, ये पहला गुण है विजनरी। 17 गुण है टोटल आप चाहें तो यूट्यूब पे कभी देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। तो सर एक जो लीडर है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में आप ऊंचे पद पर जाते हैं तो एक ईगो आ जाती है, वो आप कुछ लोग मैं बोलूँगी कि टीम को टीम नहीं समझते, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर उन लोगों को? ईगो आती है, और ईगो इंसान का एक स्वाभाविक गुण है।
सबके अंदर कम ज़्यादा होती है, लेकिन एक स्टेज के बाद एक व्यक्ति को ये महसूस हो जाए कि मेरे अंदर ईगो आ रहा है, तो समझ लो अब ईगो खत्म हो रही है। 90% लोग जब शुरुआती में जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं, उनके अंदर ऐसा लगता है कि वो लीडर बन गए हैं, लोग उनके गुलाम बन गए हैं, लोगों को वो कुछ भी कहेगा तो चलेगा। तो बेसिकली वो भूल गए कि वो मुकेश कोठारी की तारीफ नहीं कर रहे, वो मुकेश कोठारी की इज्जत नहीं कर रहे, मेरे पद की इज्जत कर रहे हैं। तो ये ईगो खतरनाक है। कई आप देखेंगे बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े यूं कहे जज लोग हैं, जब वो सर्विस में रहते हैं तो उनका ऑर्डर सब लोग मानते हैं, वो एक तरफ से इशारा भी कर दे तो सामने वाला उसकी बात मानती है। असली ज़िंदगी का मजा तब आता है जब वो रिटायर्ड होते हैं, जब उनकी कोई सुनता नहीं। तो असली औकात का पता लगाना है ना, तो पहले ये पता लगाओ कि तुम अगर जिस पद पे हो उस पद पे नहीं हो तो तुम्हारी क्या वैल्यू, और अगर वो पद की वैल्यू है तो आपको ये गरिमा बनाए रखनी पड़ेगी। लोग तुम्हारे साथ आए हैं तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए नहीं, खुद के सपने पूरे करने के लिए। तो एज ए मेंटर वो मानते हैं आपको, इसलिए इज्जत करते हैं। तो गुरु की हैसियत से अगर आप उनके साथ पेश आएंगे, ईगो को जितना दूर रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। हमें तो कभी नहीं कभी ऐसा याद याद भी नहीं आता कि कभी हमने कैसे अंदर से कोई भावना भी आई होगी। हमारे को तो आज भी कोई नीचे बैठकर भी खाना खिलाता तो मैं तो मस्ती से खा लेता हूँ, मेरे को दिक्कत सर आपने अभी बताया था कि आपको घूमने का शौक था, आप सेल्स में थे, वो सब बातें तो हैं, बट क्या ऐसी एनर्जी जो आप में आज भी बनी हुई है, 26 सालों से बनी हुई है, आप काम कर रहे हैं, आप पैशनेट हैं, तो मुकेश कोठारी का क्या ड्राइव है, किस वजह से, क्या चीज़ है जो आपको सोने नहीं देती कि मुझे आज उठना है, आज मुझे फिर भागना है, फिर मुझे ये काम करना है? नहीं, बेसिकली दो चीज़ें हो गई कि अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, अगर आपका कोई ड्रीम क्लियर है तो आपको वो सोने नहीं देती। लेकिन मेरे इसमें थोड़ा डीपर हूँ, अलग हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, मेरा आनंद है। मुझे लगता है ये मेरे जीवन का हिस्सा है, लोगों से बात करना। जब मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों को गाइड कर सकता हूँ या कुछ लोगों से सीख सकता हूँ, मैं दो ही वजह से लोगों को सुनता हूँ, या तो मैं सुनता या सुनाता हूँ, या तो मैं उसको सिखा दूँ या सीख जाऊँ। तो मुझे दो बातें आती है, तो कन्वेंस करना या कन्वेंस होना। मैं तब तक किसी बात को छोड़ता नहीं जब तक या तो मैं कन्वेंस नहीं होता या कन्वेंस नहीं करता। तो बहुत मज़े के साथ इस सिस्टम में, इस व्यापार में मैं आता हूँ, और ये मेरा पैशन है जीवन का। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई पर्टिकुलर ड्रीम होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर आएगा तब मैं आरसीएम कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा। मैं इस पूरी लाइफ में इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग करता रहूँगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है इस यात्रा के अंदर। लोगों से बात करना ही तो कला है। बिल्कुल सर, सर बहुत खुशी होती है आप जैसे इंसान से मिलते हुए जो एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पे देखता है अपने ड्रीम को, और बहुत ही शानदार है सर। आगे चल के क्या देखते हैं सर, विजन आपका अपने डायरेक्ट सेलिंग में, करियर में क्या विजन मेरे इंडिपेंडेंट तो कोई विज़न है नहीं और कोई गोल है नहीं, क्योंकि जो सपने में नहीं सोच सकता था वो सब हमारे पास है। सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। अब मैं ज़्यादा वो लिस्ट नहीं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे पास क्या है, उसकी वजह से लोगों का ईगो हर्ट होता है। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि अच्छी जगह रहता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे पा रहा हूँ, समाज खुश है, घर वाले खुश हैं, प्रसन्नता के साथ जीवन जी रहा हूँ। कोई जो सोचूं वो कर सकता हूँ। आज जो कार लाना चाहता हूँ ला सकता हूँ, जिस घर को खरीदना चाहता हूँ, जो मेरा सपने वाला था मेरे हिसाब से, वो मैं खरीद सकता हूँ। सब कुछ है मेरे पास। अब मेरी ये जर्नी नहीं है कि मुझे इन भौतिक सुखों में से क्या चाहिए। मेरा एक ही काम है कि डायरेक्ट सेलिंग को जो लोग जिस तरह से आज जानते हैं वो परिवर्तन करना है मरने से पहले पहले। जैसे आज हर बाप चाहता ना कि मेरे बच्चे की शादी एक कलेक्टर से हो। ये 30, 40, 50 साल की एक जर्नी है, तब जाके ये बात आती है, क्योंकि कलेक्टर का जीवन लोगों ने देखा है। डायरेक्ट सेलिंग में इतनी कामयाबी हो कि लोग डायरेक्ट सेलिंग वालों का जीवन देखें, और उद्देश्य यही है कि जिस दिन ये मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जब कोई बाप ये कहेगा कि मैं मेरी बेटी की शादी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायमंड से कराना चाहता हूँ, तो समझ लो मेरा उद्देश्य क्लियर हो गया। और तब तक मैं लगा रहूँगा और मैं इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करूँगा, ऐसा मैंने सोच लिया। बिल्कुल सर, हम आशा करते हैं सर आपका सपना बहुत जल्द पूरा हो और डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही ग्रो करती रहे, ऐसे ही बड़े बड़े लीडर्स आते रहें, एग्जाम्पल सेट करते रहें सोसाइटी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाया, Thank you, sir. और बहुत मज़ा आया कि कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं,
कोई कुछ बोला नहीं, मज़े से बात कर रहे हैं दो दोस्त मिलकर, उस तरह से हमने बात की। और जब हम इससे बात करते हैं तो ही कुछ अंदर की बातें निकलती है। बिल्कुल सर। स्क्रिप्टेड में तो जब आप मुझे पहले स्क्रिप्ट बता देंगे तो मैं सोचूंगा, और मैं सोचूंगा तो बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। जब मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा तभी खराब होगा। तो हम अंदर जो है वो बता देंगे तो हमेशा बेस्ट ही होगा। बिल्कुल सर, हमने भी बहुत सारी इंसाइट जानी, बहुत रियलिटी पे हमने देखा, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एपिसोड से। एक जो जीवनी है एक लीडर की, उससे हमें बहुत कुछ गलतियाँ भी पता चलती है अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, और चीज़ें भी पता चलती हैं क्या करनी चाहिए। तो सर थैंक यू वेरी मच बिल्कुल, शेयर करने के बहुत लिए। अच्छा लगा। और यहाँ पे अपन इसको एंड नहीं करेंगे, इसको एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल जब भी सर। मैं इधर आऊँगा तो फिर 6-8 महीने, साल 2 साल बाद जब भी मौका मिलेगा, तो अभी हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आया हो आपको कि मेरे से क्या पूछना। मैं चाहता हूँ कि मेरे से ऐसे ऐसे प्रश्न आप पूछें जो डायरेक्ट सेलिंग में कभी किसी ने किसी से पूछे नहीं। बिल्कुल उसकी सर, आप हम लिस्ट बनाइए और तैयारी पूछिए कुछ करेंगे भी। मैं सर। मन से जवाब दूंगा, मैं कभी सोच के नहीं दूंगा। बिल्कुल सर, हम तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर बहुत बहुत अपना टाइम शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने जाना मुकेश सर ने कैसे डेडिकेशन से कितने भी चैलेंजेस आए सबका सामना किया और वो आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी जानी कि प्रेजेंटेशन कितना मायने रखता है डायरेक्ट सेलिंग में। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।